नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत काल के सभी 5 वंशों को क्रम से डिटेल में अध्ययन कर लिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत से जुड़े महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि टॉप 100 क्वेश्चंस जो कि दिल्ली सल्तनत से संबंधित हैं और जो हमारी परीक्षा में बार बार आते हैं। और यदि आपने सभी वंशों को डिटेल में पढ़ लिया है तो पूरा आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अपना टेस्ट भी कर पाएंगे कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं इस टॉपिक से। तो दोस्तों, यदि आपने दिल्ली सल्तनत के 5 वंशों का डिटेल में अध्ययन नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तब आपको ये टेस्ट अच्छे से आएगा और इसका आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन यदि आपकी तैयारी है, आपको लगता है कि आपने पहले से वंशों को पढ़ लिया है, अच्छे से तैयार है, तो आप इस टेस्ट के माध्यम से जो है अपने आप का आकलन कर सकते हैं कि आपको दिल्ली सल्तनत से संबंधित कितने प्रश्न आ रहे हैं और आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो 5 वंश हैं उनका क्रम आपको पता होना चाहिए और जितने वंश हैं उनका संस्थापक कौन थे ये तो आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बहुत आसान सा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। हमने आपको डिटेल में भी बताया था कि कैसे आपको वंशों का क्रम याद रखना है, यानी कि GKTSL, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये दिल्ली सल्तनत के वंशों का क्रम था जिनको आपको याद रखना है और कौन से वंश का कौन संस्थापक था उनके नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब दास वंश की स्थापना की, आप चाहे गुलाम वंश कहिए, दास कहिए, चाहे आप इलबरी तुर्क वंश कहिए या फिर आप मामलुक वंश कहिए, एक ही है। इसका जो है संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और इनकी राजधानी थी लाहौर। राजधानी इनकी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है और बाकी जितने बाद के वंश शासक हुए हैं उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली में कर ली थी, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, उन्होंने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया? यानी किसने दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक था जिसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी स्थापित किया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। अभी यहाँ पे आपने देखा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी और उनके बाद जो शासक हुआ है इल्तुतमिश, उसने जो है अपनी राजधानी स्थानांतरित करके दिल्ली कर दी और जो है इसको गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। हमने आपको डिटेल में भी जब गुलाम वंश पढ़ा रहे थे तब हमने आपको गुलाम वंश के बारे में डिटेल में बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि क्या थी? यानी किस उपाधि, इन्होंने कौन कौन सी उपाधि ली थी या किस उपाधि से इनको जाना जाता था? तो यहाँ पे जो लाख बख्श है, कुरान खां है, हातिम द्वितीय है, ये तीनों यहाँ पे उपयुक्त, सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको बताया था कि ये लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला भी इसको कहा जाता था। कुरान खां, एक कुरान की आयतें जो है लिखा करता था और उसको पढ़ता था, इसलिए इसको कुरान खां की भी जो है उपाधि मिली हुई थी और ये अपने आप को हातिम द्वितीय भी कहता था। तो इसने तीनों उपाधि ली थी। ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट है तो इसको याद रखेंगे, ये उपयुक्त सभी यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है कि ऐबक के किस दास ने बंगाल और बिहार को जीता था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो है ऐबक का गुलाम था और इसने जो है बंगाल और बिहार क्षेत्र को जीता था। अगला जो है हम लोग देखते हैं कि मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, इसको हमने आपको बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो कि इल्तुतमिश की पुत्री थी। ये जो है मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी थी। ये प्रश्न खूब पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। अगला यहीं से है कि किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु नदी के तट पर देखे गए थे? हमने आपको बताया था कि मंगोल जो है एक कबीले के रूप में रहते थे। ये चीन क्षेत्र के गोबी मरुस्थल में मेनली रहते थे और वहाँ से जो है भारत
के छोटे मोटे राज्यों पर आक्रमण करते थे और धन लूट के वापस चले जाते थे। तो ये मंगोल थे जो है सबसे पहले देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है, सिंधु नदी के तट पर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये गुलाम वंश के ही शासक थे जिनका नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। तो बलबन ने नवरोज जो है त्यौहार की शुरुआत की थी। इसके साथ साथ उसने जो है राज दरबार में एक प्रथा की भी शुरुआत की थी। हमने आपको डिटेल में बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, जिसको कहा जाता था सिजदा और पबोस, ठीक है। ये दोनों प्रथा जो है ये बलबन के द्वारा शुरू की गई थी राज दरबार में। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। अब सिकंदर ए सानी यानी कि अपने आप को सिकंदर, द्वितीय सिकंदर कहता था, वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, जो है पूछा गया है कई बार, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला देखते हैं कि रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन का चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम बताना है। आपने अगर मूवी देखी होगी पद्मावत, तो उस मूवी में अलाउद्दीन खिलजी और जो है राणा रतन सिंह, जो कि पद्मिनी के पति थे, चित्तौड़ के उस समय राजा थे, उनके बारे में टोटल दिखाया गया है। तो यहाँ पे रानी पद्मिनी का जो है पति का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पे होगा राणा रतन सिंह, ठीक है, जिनके बीच अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बीच युद्ध भी लड़ा गया था। अगला हम लोग देखते हैं, आगे का प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलाउद्दीन ही ऐसा पहला शासक था जिसने दक्षिण भारत के राज्यों को जीता था, ठीक है, दक्षिण भारत के क्षेत्र में भी अपना विस्तार किया था। जब हमने आपको खिलजी वंश पढ़ाया था तो आपको डिटेल में बताया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव उस समय देवगिरी के शासक थे, जब अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जो है उनसे युद्ध लड़ता है और देवगिरी को अपने क्षेत्र में मिला लेता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। अगला हम लोग देखते हैं कि किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था, ठीक है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने सभी प्रकार के करों को बढ़ा दिया था। हमने आपको पहले भी बताया था, किसने जो है 1/2 भाग तक कर दिया था, वही यहाँ पे पूछा गया है कि 50% तक कर दिया था किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस सुल्तान ने बाजार सुधार एवं मूल्य नियंत्रण लागू किए थे। ये भी जो है प्रश्न इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है। तो ये जो है इसको लागू करने वाला भी अलाउद्दीन खिलजी है। इसने जो है बाजार नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, जो है सैनिक सुधार के क्षेत्र में कार्य किए थे। तो आगे डिटेल में इसके हम लोग बारे में चर्चा करेंगे क्योंकि ऐसे प्रश्न आगे मिलेंगे। और टोटल इसकी पूरी जानकारी हमने आपको पहले भी पढ़ा दी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ये सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य शासक माना जाता है, हमने आपको बताया भी था, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। ये सबसे जो है ज़्यादा शिक्षित था दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में, लेकिन इसके कुछ ऐसी योजनाएं थी जो है, इसलिए जो है इसको उतना सफलता नहीं मिल पाई थी उस समय, लेकिन ये सबसे ज़्यादा शिक्षित था, ठीक है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों इसमें जो टॉप 100 क्वेश्चन हमने लिए हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है, सभी बार बार पूछे जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर देख लिए जाते हैं। आप चाहे जो एग्ज़ाम देंगे, चाहे आप किसी लोअर ग्रेड से हायर ग्रेड तक देखेंगे, सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता है, यानी गुलामों का गुलाम कौन सा ऐसा शासक था जो गुलामों का गुलाम था। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा, गुलाम वंश के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। क्योंकि देखिए मोहम्मद गोरी तो कोई शासन इसने भारत में किया नहीं था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी और इनका ही गुलाम था इल्तुतमिश और इनका दामाद भी था, यानी गुलाम और दामाद भी था। तो ये क्या था, ये भी गुलाम थे और इन गुलामों का भी गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, ये भी गुलाम था, ठीक है। तो गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला हम लोग देख लेते हैं कि इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री था। कभी कभी तो यही पूछ लिया जाता है कि इब्न बतूता जो है किस देश का यात्री था, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि मोरक्को यात्री भारत
किसके शासनकाल में आया था। ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि इब्न बतूता जो था ये कहाँ का यात्री था, तो मोरक्को का था, और किसके शासनकाल में आया था, हमने आपको जब पढ़ाया था तभी बताया था। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, समय भी आपको याद रखना है। तो ये 1333 आसानी से याद हो जाएगा। 1333 ये आया था। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, जिसको तुगलक ने बाद में दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। तो ये सारे प्रश्न जो है इब्न बतूता से। और इसके अलावा इसने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था रेहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय की घटनाओं का वर्णन किया गया है। तो इसकी बुक का नाम भी याद रखेंगे, बुक का नाम है रेहला। मोरक्को का रहने वाला था और 1333 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस समय, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था और बाद में अपने राजदूत के रूप में चीन भी भेजा था। ठीक है, तो इतने प्रश्न बनते हैं इब्न बतूता से। अगला हम लोग देख लेते हैं कि किसके शासनकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है। ठीक है, तो डाक व्यवस्था के बारे में किस जो है विस्तृत विवरण किसने दिया है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमीर खुसरो राइट आंसर। ठीक है, अमीर खुसरो यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो है बदायूं ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ये हमने आपको ये लाइन बताई भी थी कि ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, पीसीएस वगैरह में भी आया है। तो ये जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, क्योंकि इसकी कुछ ऐसी योजनाएं थी जिससे जनता परेशान थी। ये थोड़ा सन की टाइप में था, तो जो है ये बहुत क्रूर प्रवृत्ति का भी था। शिक्षित तो था लेकिन इसकी योजनाएं थोड़ा सनक भरी रहती थी। इसलिए जो है जब इसकी मृत्यु हुई तो बदायूं ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी। लोक निर्माण विभाग जो कि एक स्थापित किया गया था किसके शासनकाल में, तो यहाँ पे हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। हमने आपको बताया था उस समय जितने भी कर थे उसमें जजिया कर प्रमुख था, जो कि एक धार्मिक कर था और गैर मुसलमानों से लिया जाता था, लेकिन उसमें ब्राह्मणों को छूट थी। लेकिन किस सुल्तान ने जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक। ठीक है, तो जजिया कर कैसा था, धार्मिक कर था जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता था, और जो है इस पर ब्राह्मणों पर भी पहली बार किसने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हमने आपको बताया भी था, तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले किया था। ठीक है, जो चांदी के सिक्के बनते थे टका नाम से, उनको बाद में इसने जो है मिश्र धातुओं को मिलाकर अलग अलग नामों से सिक्के जो है जारी किए थे, लेकिन इसकी ये योजना असफल हो गई थी, क्योंकि उस समय जो है कुछ ऐसी नकली टकसालें बन गई थी जहाँ पे नकली सिक्के बनने लगे और उन्हीं सिक्कों के से बाद में जो है राजस्व के रूप में जो कर होता था वो चुका दिया जाता था, जिससे इसको काफ़ी राजस्व की हानि भी हुई थी। इसलिए बाद में इसने ये योजना जो है समाप्त कर दी थी। आगे हम लोग देखते हैं चंगेज खान का मूल नाम था। चंगेज खान मंगोल था, हमने आपको डिटेल में चंगेज खान के बारे में बताया था। इसका जो है मूल नाम पूछा गया है चंगेज खान का, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन जो है चंगेज खान का मूल नाम था। अगला प्रश्न है, इसमें एक सूची दी गई है, उसका मिलान करना है और इसमें दिया गया है कि कौन से शासक ने कौन सी योजनाएं लागू की थी। सूची 1 में शासक का नाम है, सूची 2 में योजनाएं हैं। इसमें हालांकि कुछ शासक मुगल वंश के भी हैं, लेकिन अगर आपको एक भी इसमें से पता होगा तो आप आंसर मिला ले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लोगों ने अभी केवल जो है दिल्ली सल्तनत पढ़ा है, तो दिल्ली सल्तनत के 2 शासक हैं इसमें, मोहम्मद तुगलक और इल्तुतमिश। तो इनसे अगर आप पकड़ने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे इल्तुतमिश ने जो है तुर्कान चिहलगानी के नाम से एक संगठन बनाया था। ठीक है, तो ये जो है क्या कहते हैं कि आपका डी का जो है सी का 2 सही होगा, और मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये दोनों अगर आप जो है पकड़ते हैं तो आप जो है आंसर को लगा ले जाएंगे। तो यानी सी का सेकंड जिसमें सही होगा तो वो ऑप्शन सही है, यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। अगला हम लोग देखते हैं
कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू किया था। ठीक है, तो जितनी भी सुधार संबंधी कार्य थे उसने अलाउद्दीन ने जो है शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न आता है कि घरी यानी कि एक प्रकार का कर था जो कि घरों पर, मकानों पर लगाया जाने वाला कर था। कौन सा सुल्तान था जिसने इसको लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आपको हमने बताया था कि इसने चराई पर भी कर लगाया था, दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था चराई कर, और जो है घरी नाम से एक कर था जो कि मकानों पर लगाया जाता था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 1306 ईस्वी में के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली का सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो मंगोल थे वो बार बार आते थे, आक्रमण करते थे और जो कुछ भी मिलता था वो लूट पाट के लेके चले जाते थे। लेकिन उनके बीच में एक सबसे बड़ी बाधा थी, वो थी सिंधु नदी। ठीक है, तो मंगोलों और सुल्तान के बीच में जो है जो उनकी सीमा रेखा थी वो सिंधु थी। सिंधु नदी के इस पार जो है सुल्तान का शासन था और उधर जो है मंगोलों का आतंक ज़्यादा था। तो ये सीमा की अगर पूछी जाती है तो सिंधु नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अभी हम लोगों ने देखा था कि देवगिरी का जो शासन कौन था, रामचंद्र देव देवगिरी के शासक थे। तो ये वाला ऑप्शन इसमें सुमेलित नहीं है, ये वारंगल के नहीं थे, तो ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था। ऐसा कौन सा शासक था जिसने हज की यात्रा राज्य के खर्च से जो है उसने ऐसी व्यवस्था की थी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जो है ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि राणा सांगा ने इब्राहिम को किस वर्ष या किस युद्ध में पराजित किया था। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है खतौली या फिर घटौली के नाम से जाना जाता है, खतौली का युद्ध जो कि हुआ था 1518 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी। तो यहाँ पे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किसने आगरा की स्थापना की। हमने आपको बताया था लोदी वंश का शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी, और ये लोदी वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने बहुत से कार्य किए थे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है कि इसने 1504 ईस्वी में जो है आगरा की स्थापना की और 2 वर्ष बाद 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी दिल्ली से ट्रांसफ़र करके आगरा कर दी। ठीक है, तो दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में की थी, और बाद में पूछा भी जाता है कि किस शासक ने अपनी राजधानी आगरा कर दी थी दिल्ली सल्तनत के, तो वो भी था सिकंदर लोदी जिसने 1506 में ऐसा किया था। और इसका रीजन भी आगे चल के हम आपको बताएंगे। अगला देखते हैं कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। ठीक है, इक्ता प्रणाली जो है किसने लागू की थी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। हमने आपको इल्तुतमिश वाले गुलाम वंश में जब पढ़ाए थे तो आपको बताया था। और इक्ता व्यवस्था क्या होती थी इसको भी हमने बताया था। इक्ता व्यवस्था होती थी कि सैनिकों को या सैन्य जो अधिकारी होते थे उनको वेतन ना देकर उनको एक किसी भूमि का टुकड़ा दे दिया जाता था या कोई भूमि आरक्षित कर दी जाती थी, और उस भूमि से जो भी टैक्स आता था, जो भी कर होता था, वो उस अधिकारी या उस सैनिक को दिया जाता था। यानी कि वेतन ना देकर उसको जो है भूमि दे दी जाती थी और उससे जो भी इनकम होता था वो उस सैन्य अधिकारी या सेना का होता था। ठीक है, तो इस व्यवस्था को इक्ता व्यवस्था कहा जाता था, और इक्ता का अर्थ ही होता है कि भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है, तो इस व्यवस्था की जो है शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। अगला हम लोग देख लेते हैं कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, जो कि कहाँ पे है, कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है अलाई दरवाज़ा। इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, जिसे हम लोग विजय स्तंभ के नाम से भी जानते हैं, किसके शासनकाल में बना था या किसने बनवाया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा राणा कुंभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, अनगिनत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये कीर्ति स्तंभ या फिर इसे विजय स्तंभ भी कहते हैं, किसने बनवाया था चित्तौड़ में, तो राणा कुंभा ने बनवाया था अपनी विजय को लेकर। इन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को हराया था खतौली के युद्ध में, अभी हमने आपको बताया 1518 ईस्वी में। इन सभी विजयों के बाद इन्होंने जो है कीर्ति स्तंभ का एक निर्माण कराया, जिसे विजय स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है।
ठीक है, किसने कराया था? राणा कुंभा ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ पे हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो के बारे में अगर थोड़ा सा 2-3 प्रश्न और बनते हैं, उसको आपको हम यहीं पे बता देते हैं कि अमीर खुसरो का मूल नाम पूछा जाता है, इनके बचपन का नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन इनके बचपन का नाम था। इनका जन्म जो है 1253 ईस्वी में बदायूं में हुआ था। बदायूं उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और इन्होंने जो है दिल्ली में कई सुल्तानों के दरबार में जो है दरबारी रहे हैं इनके, और इन्होंने कई सुल्तानों का शासन देखा है। तो उसमें पूछा भी जाता है कभी कभी, तो ये बलबन से लेके मोहम्मद बिन तुगलक तक के दरबार में रहे थे। और इनको जो है तोतिए हिंद या फिर भारत का तोता या फिर हिंदुस्तान का तोता भी कहा जाता है। ठीक है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, इन्होंने सितार व तबले का आविष्कार भी किया था। ठीक है, इनको माना जाता है कि अमीर खुसरो को कि इन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया था। ये भी प्रश्न खूब पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा आप। अगला हम लोग देख लेते हैं कि किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण का प्रयास किया था? सबसे पहले जो है किसके शासनकाल में चंगेज खान ने किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, इसमें जो है चंगेज खान एक व्यक्ति था जिसको ढूंढ रहा था, और वो इल्तुतमिश के दरबार में आया था, और चंगेज खान से बचने के लिए इल्तुतमिश ने उसको अपने दरबार में शरण नहीं दी थी। ठीक है, तो इसलिए चंगेज खान ने आक्रमण नहीं किया था, लेकिन उसने प्रयास किया था। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, को किस प्रकार का वस्त्र पहनना पड़ता था? हमने आपको बताया था कि इल्तुतमिश ने अपने जो है किले के बाहर एक जो है सिंह का निर्माण कराया था, एक शेर की प्रतिमा लगवाई थी, और उसके गले में एक घंटी बंधी होती थी, और जिस व्यक्ति को भी न्याय चाहिए होता था वो लाल वस्त्र पहनकर उस घंटी को बजाता था। तब जो है ये जो सुल्तान था इल्तुतमिश उस समय, उसको जो है उसकी बात सुनता था। ठीक है, तो लाल वस्त्र पहनना अनिवार्य रहता था उस व्यक्ति को जिसको न्याय की चाह होती थी। ठीक है, तो ये प्रश्न भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था किसके शासनकाल में? ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बनता है, 1-2 बार पूछा गया है। तो ये था इल्तुतमिश के शासनकाल में। और दिल्ली सल्तनत में वजीर जो है ये एक प्रधानमंत्री का पद होता था, जो कोई राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, तो वजीर जो है एक प्रकार का पद था जिसको प्रधानमंत्री कहा जाता था, और जो है वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। और इल्तुतमिश के समय में कौन था? निजामुद्दीन जुनैदी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इतिहासकार मिनहाज के अनुसार दिल्ली का आदर्श सुल्तान कौन था? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर नसरुद्दीन महमूद। इन्होंने जो इतिहासकार थे मिनहाज ने जो है दिल्ली का आदर्श सुल्तान बताया था नसरुद्दीन महमूद को। ठीक है, और ये एक ऐसा सुल्तान था जो कि अपने जीविका चलाने के लिए टोपी सीता था पहले। ठीक है, सुल्तान बनने से पहले, क्योंकि ये किसी जो है राजा का पुत्र नहीं था, इसको बलबन ने जो है बनाया था नसरुद्दीन महमूद को कुछ समय के लिए। बाद में बलबन स्वयं जो है सुल्तान बन गया। तो यहाँ पे इसको जो है इन्होंने आदर्श सुल्तान बताया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि राजा देवत्व का अंश होता है, उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता, यह कथन किसका था? ठीक है, तो ये बलबन ने कहा था। हमने आपको बताया था कि बलबन ने अपने आप को जो है ईश्वर का अवतार, जिल्ले इलाही की जो है उसने जो है उपाधि ली थी। तो बलबन ने ऐसी बातें कही थी कि राजा जो होता है वो ईश्वर का अंश होता है और उसकी समानता कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। इसी ने जो है सिजदा और पबोस भी लागू किया था। ठीक है, तो ये सब बातें बलबन ने कही थी। अगला देख लेते हैं कि बलबन प्रसिद्ध था किसके लिए? बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। ये किस लिए प्रसिद्ध था? तो अपनी रक्त एवं लौह की नीति के लिए प्रसिद्ध था। अपने दुश्मनों के प्रति ये जो है कोई उदारता नहीं दिखाता था, अपने सभी दुश्मनों को ये पहले से मरवा देता था। इसने तुर्कान चिहलगानी जो 40 सरदारों का संगठन भी था उसको भी समाप्त किया था। ठीक है, जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था उसको बलबन ने समाप्त कर दिया था। और बलबन स्वयं एक समय पर तुर्कान चिहलगानी का सदस्य था।
और उसको उसकी शक्ति के बारे में पता था, इसलिए जब वो सुल्तान बना तो उसने उस पूरे तुर्कान चेहलगानी को समाप्त कर दिया। और जितने भी इसके विरोधी थे, जितने अमीर थे जो है, उनको जो है समाप्त करने की कोशिश उस समय किया था। इसलिए इसको रक्त और लौह की नीति कहा जाता है। और इसको किसने अपनाया था? बलबन ने। अगला देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये था बलबन का। ठीक है, अगला देखते हैं कि टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लेकर आया था? तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो टोपरा और मेरठ में जो अशोक के 2 स्तंभ लेख थे उसको दिल्ली के किले में लगवाया गया था, उसको लगवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देख लेते हैं, अभी हमने आपको बताया है कि तुर्कान चेहलगानी या फिर गुलाम चालीसा की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, 40 सरदारों का एक संगठन था जो कि पूरे क्षेत्र में जितना भी उस समय दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र था वहाँ पर जो है घूम घूम कर शासन व्यवस्था की निरीक्षण करते थे और उसको संभालते थे। अगला हम लोग देख लेते हैं कि किसने तुर्कान चेहलगानी को भंग कर दिया था? अभी इसको भी हमने आपको बताया कि बलबन ने जो है ऐसा किया था। और बलबन स्वयं एक समय पर तुर्कान चेहलगानी का सदस्य था, लेकिन सुल्तान बनने के बाद उसने इसको समाप्त कर दिया और इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। ठीक, अगला देख लेते हैं कि 1221 ईस्वी में किस मंगोल ने भारत पर आक्रमण किया था? ठीक है, तो 1221 ईस्वी में चंगेज खां ने किया था भारत पर आक्रमण। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं कि अपनी शक्ति को सुमेलित करने के बाद बलबन ने कौन सी भव्य उपाधि धारण की थी? बलबन की उपाधि पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जिले इलाही। ठीक है, ये सही होगा। हमने आपको बताया था जिले इलाही का अर्थ होता है कि ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी ईश्वर का स्वरूप। अभी आपने स्टेटमेंट भी देखा था कि राजा जो है ईश्वर का स्वरूप होता है, ऐसा जो है किसने कहा था? बलबन ने कहा था। उसने इसी नाम से एक उपाधि ली थी, जिले इलाही। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कृषि की समुचित विकास के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक कौन था, या किसको श्रेय दिया जाता है नहर खुदवाने के लिए? ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। हमने जब आपको पढ़ाया भी था तुगलक वंश, तब हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी और नहर का निर्माण कराने वाला पहला शासक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि किस वर्ष इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से खलियत प्राप्त की? खलियत का मतलब होता है कि उस समय बगदाद के खलीफा ही जो है जितने क्षेत्र में मुस्लिम शासक थे उनको जो है एक वैधानिक स्वीकृति देते थे कि आप सुल्तान हैं कि नहीं है। तो उस समय इल्तुतमिश ने जो है सबसे पहले ऐसा बगदाद के खलीफा से प्राप्त किया था सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति, और वो जो है 1229 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। ठीक है, और ऐसा करने वाला इल्तुतमिश जो है पहला शासक था जो है। इसके पहले जितने भी शासक हुए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सभी लोगों को सुल्तान की पदवी नहीं प्राप्त थी, लेकिन इल्तुतमिश को जो है बगदाद के खलीफा के द्वारा 1229 में ऐसा दिया गया था। और ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि उलूग खां की उपाधि थी। यह है उलूग खां की उपाधि किसने ली थी? इसको भी हमने आपको बताया था। ये राइट आंसर हो जाएगा बलबन। अगला प्रश्न बनता है 50 नंबर का कि किस शासक ने राजनीति से धर्म को अलग करने का प्रयास किया था? हमने आपको डिटेल में ये सारे प्रश्न बताए थे। अगर आपने वीडियो देखे होगा तो टोटल प्रश्न आपको आ रहे होंगे। यहाँ पे जो है अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाए, क्योंकि इसका जो है एम क्या था? अपने राज्य का विस्तार करना। दक्षिण भारत में जो है इसने जो है सबसे पहले इसका एम था कि धन लूटना, क्योंकि वो छोटे छोटे जो है राजाओं का क्षेत्र था दक्षिण भारत में, तो उनको अलग अलग जो है उन पर आक्रमण करना और उनको वहाँ से धन लूटना इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन बाद में इसका ये भी था कि जो है दक्षिण भारत में भी इस्लाम का प्रचार हो जाए। ठीक है, इसलिए जो है उसने दक्षिण भारत में अपने क्षेत्र को फैलाया हुआ था। अगला प्रश्न बनता है कि किसने अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ये भी प्रश्न बनता है। तो ये जो है मलिक काफूर, जो कि कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ठीक है, दक्षिण भारत के जितने भी राज्य जीते थे उसमें सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि किसको 1000 दीनारी के नाम से जाना जाता है? मलिक काफूर को।
इसको क्योंकि 1000 दिनारी यानी कि 1000 दिनार में इसको जो है खरीदा गया था, किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, इसलिए इसका नाम पड़ गया था 1000 दिनारी। ठीक है, यदि आपने पद्मावत मूवी देखी होगी तो उसमें भी मलिक काफूर का काफ़ी अहम रोल था। अगला हम लोग देखते हैं कि दक्षिण भारत को जीतने वाला पहला मुस्लिम शासक था। सेम प्रश्न वही आ रहे हैं बार बार, ये चेंज होके आते रहते हैं ऐसे। अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। ये भी प्रश्न हमने आपको कराया था उस समय जब डिटेल में पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा लोदी वंश, यानी लोदी वंश के जितने भी शासक थे वो अफगान मूल के थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस हिंदू शासक को अलाउद्दीन ने राय रायन की उपाधि दी थी। तो यहाँ पे हो जाएगा रामचंद्र देव, जो कि देवगिरी के शासक थे और इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी अलाउद्दीन खिलजी के सामने, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी रामचंद्र देव को। अगला प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन का मूल नाम क्या था। ठीक है, ये भी हमने आपको कराया था डिटेल में। अली या फिर गुरसापिक, अली गुरसापिक कहा जाता था अलाउद्दीन खिलजी को। अगला प्रश्न बनता है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पहले भी हमने कराया था कि 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा जो है विजयी हुए थे और इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। ठीक है, वही पद्मावत मूवी वाली सीन आप याद करिए, वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह। ठीक, अगला प्रश्न बनता है कि अलाउद्दीन के चित्तौड़ अभियान के दौरान उनके साथ कौन था। ठीक है, तो ये जितने भी लेखक हैं इनमें से कौन था उनके साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो उस समय जो है अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही थे। अगला प्रश्न सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने भूमि की पैमाइश और अनुमान के आधार पर सर्वप्रथम भूमि कर लगाया था। ठीक है, भूमि कर जो है सबसे पहले किसने जो है भूमि के अनुमान के आधार पे कितना क्षेत्र है, कितनी उसकी पैमाइश है, उस आधार पे टैक्स किसने लिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वंशों में से किस क्रम से दिल्ली पर शासन किया था। इसको ही हमने आपको ट्रिक भी बता दी थी, आपको हमने बता दिया कि आप याद करिए कि दिल्ली में कुल 5 वंश हुए हैं जिनकी ट्रिक हमने आपको बताई थी कि GKTSL, यानी कि गुलाम वंश सबसे पहले था, उसके बाद फिर आता है तुगलक खिलजी, GK, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। तो ये आप याद कर लेंगे GKTSL। तो यहाँ पे सबसे पहले गुलाम यानी कि 4 नंबर, फिर यहाँ पे खिलजी आ जाएगा। ठीक है, खिलजी, उसके बाद फिर आ जाएगा तुगलक, यहाँ दिया नहीं है, तो फिर सैयद, फिर लोदी, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ये जरूर पूछा जाता है। अगला देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था। अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारत में अपना क्षेत्र विस्तार करता था उसका उद्देश्य क्या था, हमने आपको बता दिया था कि उसमें सबसे जो प्रमुख उद्देश्य था वो था धन की प्राप्ति। ठीक है, उसके बाद उसका ये भी उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार, लेकिन धन की प्राप्ति उसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला हम लोग देखते हैं कि दिल्ली का वह सुल्तान था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने स्वयं को खलीफा कहा था। तो ये हो जाएगा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, खिलजी वंश का शासक था। ठीक है, अगला हम इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कुतुबुद मीनार जो है ऐबक और इल्तुतमिश ने मिलकर बनवाई थी। लाल महल बलबन ने बनवाया था, हमने आपको पहले भी पढ़ाया है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा इब्राहिम लोदी ने नहीं बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, जो कि अजमेर में है। ठीक है, अजमेर की जो दरगाह है मुइनुद्दीन चिश्ती की, उसी दरगाह के पास ही है 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, तो ये आंसर इसमें हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेंगे कि दीवाने मुस्तखराज जो कि वित्त विभाग था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको स्थापित किया था, सही है, ये सुमेलित है। अगला देख लेते हैं दीवाने अमीर कोही जो कि एक कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है, ये भी सही है। अगला देखते हैं दीवाने खैरात
ठीक है। दान विभाग था जिसको फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किए थे, भी सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, दीवाने रियासत बलबन ने नहीं किया था, जबकि किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आर्थिक मामले का विभाग था दीवाने रियासत, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला देख लेते हैं सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे, ठीक। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं कि किस पुस्तक में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी पर शासकों का शासक और युग विजेता कहा था, ठीक है। तो ये कौन सी बुक थी जो कि अमीर खुसरो ने ऐसा उस बुक में लिखा था। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खजानुल फुतूह, ठीक है। ये बुक थी अमीर खुसरो की जिसमें इन्होंने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में दिल्ली का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने होली के उत्सव में भाग लिया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिन्होंने होली के उत्सव में स्वयं भाग लिया था। अगला प्रश्न जो है देखते हैं कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हमने आपको बताया भी था, क्योंकि इसने जो है नहरों का निर्माण कराया था। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे सही हो जाएगा। वैसे तो सबसे पहले नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था और उसके बदले में इसने सिंचाई कर लिया था, ठीक है। तो दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसने सिंचाई कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि सूची मिलान से है। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है, तो यहाँ पे हमको मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि तारीख़ हिंद जो है किसको कहा जाता था, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप मिलाएंगे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है सूची मिलान में, तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेंगे कि चारों में आपको कौन सा आ रहा है, उससे आपको जो है पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको पता है कि एक बुक थी रेहला जो को इब्न बतूता ने उसको लिखा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे कि सी का फर्स्ट जो है किस में दिया गया है, यानी कि इसमें, तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बाकी आप मिलान कर लीजिएगा। अगला हम लोग देख लेते हैं कि किस सुल्तान के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र सर्वाधिक विस्तृत था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। हमने आपको वैसे भी बताया था कि तुगलक वंश में जो है दिल्ली सल्तनत अपने चरम पे था, उसके बाद उसका पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था। अगला हम लोग देख लेते हैं तुगलकनामा का लेखक कौन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी तुगलकनामा से संबंधित। अगला देख लेते हैं कि तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था। तैमूर लंग ने जो है 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, हमने आपको डिटेल में बताया था। तो उस समय जो है सुल्तान था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ठीक है, तुगलक वंश का। और ये जो है तैमूर लंग के आक्रमण के समय जो है दिल्ली छोड़कर भाग गया था, ठीक है। तो इसीलिए जो है कहीं कहीं आपको बुक में मिलता होगा कि जो तुगलक वंश का शासन था वो 1398 तक ही आपको मिलता होगा, लेकिन जो है देखा जाए तो 1414 ईस्वी में जाके अगला सैयद वंश की स्थापना हुई थी। लेकिन जो है यहाँ पे 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था उस समय जो है नसरुद्दीन महमूद शासक था और दिल्ली छोड़ के भाग गया था, बाद में पुनः आके गद्दी को संभाला था। आगे हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। दौलताबाद नगर की स्थापना जो है देवगिरी को दौलताबाद इसने कहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी भी ट्रांसफ़र कर ली थी और जो है किस वर्ष की थी, तो 1326-27 में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको हमने आपको पढ़ाया भी था। आगे हम लोग वही क्वेश्चन रिपीट होके आ गया है कि टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लेकर आया था, तो फिरोज शाह, ठीक है। प्रश्न वही होते हैं, आंसर वही होता है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि सुल्तान ने सर्वप्रथम अकालग्रस्त लोगों की सहायता प्रदान करने के लिए अकाल संहिता तैयार की थी, ठीक है। इसने जो है कौन सा ऐसा सुल्तान था उसने ऐसा किया था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं कि कौन मध्यकालीन मुस्लिम शासक एक महान विद्वान और खगोल शास्त्री, गणित, चिकित्सा विज्ञान जैसी ज्ञान की भूमिका विधाओं में पारंगत था। हमने आपको बताया भी था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा विद्वान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा
मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने अकाल पीड़ितों के लिए काल संहिता, ठीक है, सेम रिपीट क्वेश्चन हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, ठीक है, ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो यहाँ पर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें जो है क्रम बताना है, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इन चारों में कौन आया था, ठीक। तो अलबरूनी हम लोग को पता है कि ये महमूद गजनी के साथ आया था। अलबरूनी, फिरदौसी, ये जितने भी कवि थे उस समय के, ये जो है यात्री थे, ये को किसके साथ आए थे सबसे पहले, तो महमूद गजनी के साथ आए थे अलबरूनी। तो यहाँ पे ये थर्ड इसमें मिल रहा है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सबसे पहले अलबरूनी आए, फिर इब्न बतूता आया 1333 में, फिर ट्रेवनियर आए, फिर मनुची आए, ठीक है। तो ये इसमें सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में किसने तुर्की अमीर एतगीन को नियुक्त करने के लिए नायब का पद बनाया था, ठीक है। नायब का एक पद बनाया गया था जिसमें सुल्तान की कुछ शक्तियां नायब को दे दी गई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने आपको बताया था। तो ये जो है बहराम शाह ने बनाया था, जो कि रजिया सुल्तान के बाद जो है बना था, गुलाम वंश में शासक। उसने जो है एक तुर्की अमीर था एतगीन, जिसको कोई पद देने के लिए एक नायब का पद इसने बनाया, और तो स्वयं की शक्तियों को इसने बांट दिया था, ठीक है। अगला देख लेते हैं कि इल्तुतमिश के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा एक चांदी का सिक्का प्रयोग में था। टका, चांदी का सिक्का जितना भी कहीं किस नाम से जाना जाता था, तो टका नाम से, ठीक है। अगला देख लेते हैं जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए मदरसा ए नासिरी का निर्माण किसके शासनकाल में किया गया। मदरसे का निर्माण, ठीक है, किस शासक ने करवाया था, तो इल्तुतमिश ने करवाया था, जनता की शैक्षिक आवश्यकताओं के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे यात्री दिया गया है और देश का नाम दिया गया है। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का था, ये सही है। मार्को पोलो इटली का था, ये भी सही है। अब्दुल रज्जाक कहाँ का यात्री था, ये आपको पता होगा, फारस का, तुर्की का नहीं था। ये कहाँ तक का था, फारस का था, इसलिए जो है यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और नूनीज पुर्तगाल का ही था, पुर्तगाली था, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक कहाँ का था, फारस का। अगला देखते हैं कि राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूरित आंखों में गिरी हुई रक्त की घनीभूत बूंद है। दिल्ली सल्तनत काल में भारतीय किसानों की गरीबी की यह टिप्पणी किसने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अमीर खुसरो। अगला देख लेते हैं कि ताकावी ऋण का प्रचलन किसके काल में हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं कलीलाह व दिगना निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का अरबी रूपांतरण है। तो ये पंचतंत्र, ठीक है, बहुत ही फेमस बुक है पंचतंत्र, जिसका अरबी में रूपांतरण किया गया है कलीलाह व दिगना के नाम से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं खजाइन उल फुतूह के लेखक कौन हैं, ठीक है। फिरोज शाह ने स्वयं लिखा था इस बुक को, तो यहाँ पे लेखक हो जाएंगे फिरोज शाह। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित नहीं कराया गया। जितने इसमें चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद हमने आपको फिगर सहित दिखाया था, दिल्ली में है, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुब मीनार की शुरुआत यानी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्मित नहीं करवाया था। अगला देख लेते हैं तुर्कों के शासनकाल की भारत की राजकीय भाषा थी, ठीक है। तो यहाँ पे तुर्कों की जैसे शासनकाल ज़्यादातर तो आगे मुग़ल काल में देखा जाएगा, वैसे ये फ़ारसी थी तुर्कों की, लेकिन अगर दिल्ली सल्तनत की तो वो अरबी थी, ठीक है। दिल्ली सल्तनत करके आएगा तो अरबी हो जाएगी। मुग़ल काल में जब जाएंगे तो मुग़लों की राजकीय भाषा फ़ारसी थी, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज खेल का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो ये भारत में हुआ था अमीर खुसरो के अनुसार शतरंज का आविष्कार, ये भी प्रश्न पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजीय मकबरा है। किस शासक का मकबरा अष्टभुजीय है। हमने आपको फिगर सहित आपको वीडियो भी दिखाया था, सिकंदर लोदी का मकबरा, जो कि दिल्ली के लोदी गार्डन में स्थित है। ये अष्टभुजाकार जो है बनाया गया है, ठीक है।
आगे हम लोग देख लेते हैं कि वस्त्र उद्योग में निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक तुर्कों द्वारा भारत में प्रारंभ की गई थी। तो ये क्या है, हाथ से चलाई जाने वाली तकली, इसका जो है प्रारंभ तुर्कों ने भारत में किया था, ये वस्त्र निर्माण। ठीक है, अगला देखते हैं कि सोनधार का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इक्ता का आवंटन आरंभ किया गया था। ठीक है, वही क्वेश्चन है कि इक्ता का जो है प्रारंभ किसके शासन या किसने किया था, तो इल्तुतमिश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इक्ता का अर्थ क्या होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि सैनिकों की सेवा के बदले दिया जाने वाला भूमि का एक टुकड़ा। ठीक है, अगला देखते हैं कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। इब्राहिम लोदी, क्योंकि इब्राहिम लोदी के साथ उसके अपनों ने जो है धोखा किया था और बाबर को आमंत्रण दिया था इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध लड़ने के लिए, इसलिए इसने ऐसा कहा था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। अगला प्रश्न देखते हैं 99 नंबर का है कि निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक था जो फारसी में कविताएं लिखता था गुलरुखी शीर्षक से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों के दागने की प्रथा का प्रारंभ किया था। हमने आपको बताया था कि घोड़ों पर एक प्रकार का निशान बना दिया जाता था किसी गर्म लोहे से, जिससे युद्ध के बाद जो है घोड़े बदल ना जाएं, अपने घोड़े की पहचान की जाए। वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने, ये दोनों प्रथा का प्रचलन अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था सैन्य सुधार के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे देखना है, तो अभी ये इस प्रश्न को हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। तो यहाँ पे देख लेते हैं दीवाने रियासत जो है ये सुमेलित नहीं है, बलबन नहीं, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित नगर कौन सा है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि जौनपुर, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, ये सभी नगरों की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। अगला देख लेते हैं कि समकालीन इतिहासकारों जलाउद्दीन बर्नी और शमसे सिराज अफीक ने अपनी पुस्तकों में निम्नलिखित में से कौन सा एक समान नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा तारीख़ फिरोज शाही। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये लोग जो है इतिहासकार थे जिन्होंने एक ही नाम से बुकें लिखी हैं, तारीख़ फिरोज शाही। अगला देख लेते हैं कि ऐबक ने किसके शासनकाल में कुतुब मीनार या किसके सम्मान में कुतुब मीनार बनाने की योजना बनाई थी। ठीक है, तो ये थे सूफी संत थे बख्तियार काकी, जिनकी याद में कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में शुरू कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन इनकी मृत्यु घोड़े से गिरकर अचानक हो गई थी 1210 ईस्वी में, इसलिए कुतुब मीनार का निर्माण ये पूरा नहीं करवाए। बाद में जो है इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया। पूछा भी जाता है कि किस सुल्तान की मृत्यु घोड़े से गिरकर हो गई थी, तो ऐबक की। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कि पद्मनी प्रकरण का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। हमने आपको पहले भी क्वेश्चन सॉल्व कराया, अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है, दिल्ली में स्थित सीरी का किला का हमने आपको पिक भी दिखाई थी अपनी वीडियो में। सीरी का किला का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। ठीक है, एक किले की नुमा दीवार जो है पत्थर की बनवा दी गई थी दिल्ली के किले के बाहर, जो है जिसको सीरी का किला कहा जाता है। वर्तमान में तो इसका केवल खंडहर ही बचा है दिल्ली में, लेकिन इसका निर्माण जो है किसने कराया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था। आपको पता ही होगा खिलजी वंश था। 1290 से 1320 ईस्वी तक केवल 30 वर्ष का शासनकाल था, सबसे कम समय का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सी पुस्तक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने खुद लिखा था फिरोज शाही के नाम से। ठीक है, तो ये बुक थी जिसको फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। अगला प्रश्न जो पूछा जाता है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मिनहाज उस सिराज ने लिखी थी। अगला प्रश्न बहुत आसान सा है कि दिल्ली सल्तनत के कुल कितने राजवंश हुए थे। तो यहाँ पे राइट आंसर 5 हो जाएगा, 5 राजवंश थे, 5 का क्रम याद रखना है। अगला था कि नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो गयासुद्दीन तुगलक ने पहला सुल्तान था जिसने नहरें बनवाई थी। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया और सिंचाई कर लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि बलबन के समय में बरीद कौन थे। बरीद एक गुप्तचर का पद होता था, तो यहाँ पे बलबन के समय में बरीद कौन था, गुप्तचर होते थे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं
और लास्ट प्रश्न है, यहाँ पे है कि दीवाने अमीर कोही जो कृषि विभाग है की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने जो है दीवाने कोही कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये कुल 113 प्रश्न थे, जो 100 प्लस प्रश्न हमने आपको कराए हैं, वो सभी जो है इम्पॉर्टेंट हैं, सबको आपको याद रखना है और आपका पूरा रिवीजन हो गया होगा इस वीडियो को देखकर। यदि आपने वीडियो को पूरा देखा है तो दोस्तों आप ज़रूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी और ढेर सारी वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।